RSMI, RFI के टेस्ट रिपोर्ट्स है हमारे पास इन हाउस। हमने टेस्टिंग हमारे पास में एनटीपीसी के इंस्पेक्टर्स आए थे, काफी यूटिलिटी कंपनी के भी इंस्पेक्टर्स आके गए वहाँ। हमारे इन हाउस यहाँ पे उन्होंने अपने इन्वर्टर्स भी टेस्ट किए हुए हैं। हमारे जो आईसीज है ये एज पर IP65 बेसिकली ऑल वेदर कंडीशन, मतलब अगर आपका इन्वर्टर बाहर रखते तो पानी अंदर जाना नहीं चाहिए। तो ये IP65 इन्वर्टर्स भी हम लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और इसका टेस्टिंग भी हमारे पास में इन हाउस IP टेस्टिंग यूनिट भी है, जहाँ पे हम लोग ये IP65 टेस्ट करते हैं। एंटी एलिंडिंग क्या होता है कि जब आपका ग्रिड फेल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका इन्वर्टर बंद होना चाहिए एज पर आईसी नाउ। वो भी हमने कंडक्ट किया हुआ है हमारा इन हाउस में, उसका भी अप्रूवल हमारा आईसी का मिला हुआ है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शंस है, जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, सेफ्टी प्रोटेक्शंस है कि भाई शॉक बैठना नहीं चाहिए, उसमें वेंटिलेशन नहीं होने चाहिए, पेंट खराब होना नहीं चाहिए। ऑल दोस थिंग्स वी हैव ऑलरेडी कैरिड आउट। इन्वर्टर का एफिशिएंसी, जो हम लोग एफिशिएंसी क्लेम करते हैं कि भाई एमपीपीटी का 99.99 है, वो बराबर है या नहीं, वो भी टेस्टिंग हमारे पास इन हाउस एटीए में हो जाता है। प्लस हमने आउट, जैसे मैंने बताया, एसी या आईसी से करा रखा है। इंसुलेशन टेस्ट है कि भाई इंसुलेशन टेस्ट इसके लिए होता है कि किसी ने अगर उस मतलब, या एचवी टेस्ट इसके लिए लगाया रखता है कि किसी ने अगर इन्वर्टर को हाथ लगाया तो उसको शॉक लगना नहीं चाहिए, तो उसके लिए है। फिर टेम्परेचर टेस्ट है, जैसे मैं बताऊंगा आगे जाके कि हमारा इन्वर्टर एक सबसे बेहतरीन इन्वर्टर मार्केट में है, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर डी रेटिंग वो ऑलमोस्ट 60 डिग्री के बाद चालू हो जाता है, बाकी के कंपनियों का ऑलमोस्ट 50 डिग्री है। तो ये जो एक अभी मैं आपको टेक्निकल डिस्कशन पर्टिकुलर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड्स बताने जा रहा हूँ। मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस कर लीजिए, ये बहुत ही आपको काम में भी आएगा। जब भी आप कोई इन्वर्टर यूज करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये टाइप के प्रश्न आप आपके कॉम्पिटिटर्स को भी पूछ सकते हैं, इससे आपको पता चल जाता है कि ये इन्वर्टर कितना आपका बेहतरीन है। तो बेसिकली आपने देखा ये चार्ट में, इन्वर्टर डायरेक्टली ग्रिड पे चला जाता है और ग्रिड का जो आप जो कैलकुलेट करते हैं उसका रेजिस्टेंस पिक्चर में आ जाता है। कभी कभी क्या हो जाता है कि आपका इन्वर्टर और आपके जो मीटर या ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसमें डिस्टेंस बहुत लंबा हो जाता है। जैसे ही डिस्टेंस बढ़ जाता है तो रेजिस्टेंस पिक्चर में आ जाता है। जैसे ही रेजिस्टेंस पिक्चर में आ जाता है तो इन्वर्टर क्या करता है कि रेजिस्टेंस से आपका वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। जब भी वोल्टेज ड्रॉप हो जाए, ये वोल्टेज कब ड्रॉप होता है? जब उसमें से करंट ज्यादा फ्लो। करंट कब फ्लो ज्यादा होगा? दोपहर के वक्त में, जब तो इंसुलेशन या रेडिएशन लेवल ज्यादा होता है, तब कंडक्शन ज्यादा होता है। तो जैसे ये ग्राफ रेड कलर में, यहाँ पे आपका कंडक्शन ज्यादा हो जाता है, और ये कंडक्शन ज्यादा होने से रेजिस्टेंस, क्योंकि केबल में रेजिस्टेंस आ जाता है, उसमें ड्रॉप आ जाता है। जैसे ही ड्रॉप आ गया तो इन्वर्टर क्या करता है, ये वोल्टेज, मतलब हर कोई इन्वर्टर ये वोल्टेज बढ़ाने की कोशिश करता है, और जैसे ही बढ़ाने के लिए कोशिश करता है तो बहुत से इन्वर्टर फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो वोल्टेज बैंड है वो मैक्सिमम 270 तक ही क्लिप हो जाता है। 270 के ऊपर वोल्टेज चला जाता है तो वो बंद पड़ जाएगा। ये हमें बहुत सी जगह पे प्रॉब्लम आया था। हमने बेसिकली राजस्थान में या गुजरात में, राजकोट, यहाँ पर सौराष्ट्र में ये टाइप का प्रॉब्लम हमें बहुत फेस करना पड़ा। तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमारा बैंड बहुत आगे हमने बढ़ा दिया, जैसे कि 300 वोल्ट पे हम लोग लेके गए। तो 300 वोल्ट तक यूजुअली वोल्टेज जाता है, 180 290 तक जाता है। तो इसके कारण हमारा जनरेशन ज्यादा मिल रहा है हमारे इन्वर्टर्स में, क्योंकि बाकी के इन्वर्टर ये वक्त पे बंद पड़ जाते हैं, हमारे इन्वर्टर बंद पड़ते नहीं है, क्योंकि वो चल जाते हैं 300 वोल्ट। दूसरा इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज हमारा इन्वर्टर में ऐसा है, बहुत सी जगह पे जहाँ पे ट्रांसफार्मर ओवर रेट हो जाता है, मतलब यहाँ पे सपोज आपने 500 किलोवाट का ट्रांसफार्मर लगाया और वहाँ पे आपने 1 मेगावाट के इन्वर्टर्स लगा रखे हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। अगर जैसे आपने एसी ऑन कर दिया तो आपका वोल्टेज तो करीबन 150 पे आके वापस ऊपर आ जाता है। जैसे ही ये 150 पे आ जाता है आपका इन्वर्टर वोल्टेज, आपका इन्वर्टर बंद पड़ जाता है, और वापस चालू होने के लिए उसको 3 से 5 मिनट लग जाते हैं। हमने क्या किया है, ये सोल्यूशन भी हमारे इन्वर्टर्स में हमने दे रखा है कि हमारा इन्वर्टर्स जो है वो करीबन 130 से अभी चालू हो जाता है। पहले हमारा 180 पे था, तो हमने अभी 130 पे लेके आ गए। तो ये सबसे बड़ा एक एडवांटेज हमारे इन्वर्टर्स में हमने दे रखा है। और उसके बाद में भी अगर कोई फॉल्ट आता है, जैसे फॉल्ट F33 और F35 आ जाता है, तो आपको पता चल जाता है कि ये फॉल्ट किस कारण है। कि आपका अगर 3 फेज इन्वर्टर लगा रखा है तो एक फेज आपका बंद हो गया, एक फेज बंद होने का कारण केबल हॉट हो गया है, या केबल एमसीबी से निकल गया है, या एमसीबी ट्रिप हो गया है, तो ये हम लोग रिमोटली भी सॉल्व कर सकते हैं। कस्टमर को बोल सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसा है करके। तो इसके साथ में हमने
रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम भी दिया है और रिमोट मॉनिटरिंग के साथ में फॉल्ट एनालिसिस भी दिया हो। तो ये स्लाइड में मैंने आपको बताया है कि भाई आपका कंडक्टर जो केबल अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो उसमें क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। उसके बाद में ये एक नया दूसरा स्लाइड है। अभी ये दूसरा स्लाइड हमने, जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि केस सोलार मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, तो इसमें बहुत से कंपोनेंट हमने इंडिया के यूज किए हैं। जैसे इसके हीट सिंक है, ये हीट सिंक्स हमने जिंदाल और हिंडाल्को से बनाए हुए हैं। ये हम लोग इम्पोर्ट नहीं करते हैं, ये हमारे यहाँ पे बनाया जाता है। और इसमें एक अच्छा प्रोफाइल हमने भी मतलब बनाया हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं कि 6000 सीरीज एल्यूमिनियम एलॉय नॉन फेरस मटेरियल यूज किया हुआ है। इसके साथ में हमने एक और एक मटेरियल इसके साथ इंटीग्रेट किया है, उसको हम लोग कहते हैं सिलिका नाइट्रेट इंसुलेटर। तो इससे क्या होता है कि हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट तो काफी हद तक अच्छा हो गया है। मतलब इससे करीबन 12 से 15 डिग्री का फर्क पड़ जाता है। मतलब कोई इन्वर्टर अगर 50 डिग्री पे हीट हो रहा है तो उस वक्त पे हमारा इन्वर्टर 40 डिग्री पे हो जाता है। तो ये अभी हमने एक थर्मल इमेजर पे फोटोज लिए हुए हैं। जैसे ये जो फर्स्ट राइट हैंड साइड में बताया गया है ये किस सोलारे का है, और ये दो ब्रांड है। ये हमने करीबन जब 45 डिग्री का टेम्परेचर है उसमें लिया हुआ है। तो 45 डिग्री के टेम्परेचर में केस सोलारे ये यहाँ पे ज्यादा हीट होती नहीं है, क्योंकि अगर ज्यादा हीट होती तो ये रेड कलर में दिखाई देता है। ब्रांड 2 में हीट ज्यादा होता है और ब्रांड 2 में तो बहुत ही ज्यादा हीट। तो जैसे ही ज्यादा हीट हो जाती है तो प्रोबेबली आपके जो कंपोनेंट है वो डीरेट हो जाते हैं, आपके जो इन्वर्टर डीरेट हो जाता है। जैसे लोग कहते हैं कि भाई हमारा इन्वर्टर 5 साल का है, वो 5 साल भी नहीं चलेगा, 2-3 साल में ही फूट जाएगा। तो इसके कारण ये इन्वर्टर हमारा जो केस सोलार है ये बहुत हद तक अच्छा बना है। और इसका वेट पर केजी आपने देखा होगा, ये फर्स्ट इसमें हमने जो कॉलम में दिखाया गया है ये अराउंड 12.5 केजी का है। दूसरे इन्वर्टर 13 है या 14 केजी है या 18 केजी। हमारा इन्वर्टर का आप देखोगे तो बहुत ही लाइट वेट है, क्योंकि ये जो प्रोफाइल बनाया हुआ है ये 6000 सीरीज है। ये 6000 सीरीज जो जिंदाल का है वो एक बहुत ही बेहतरीन और क्या कहते हैं क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा है। तो ये बेसिकली हमारा एक यूएसपी है जो औरों के हिसाब से अच्छा है। ये एक और एक स्लाइड है जो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा समझना चाहिए और ये काम में भी आपको आगे आएगा। इफेक्ट ऑफ हीट ऑन इन्वर्टर्स, मतलब हीट, क्योंकि आपने देखा होगा अपने इंडिया में हीट समर में तो बहुत ऑलमोस्ट अभी जैसे पूना में तो 40 डिग्री का टेम्परेचर हो गया, तो मेरे ख्याल से राजस्थान या गुजरात में तो 45 या 50 डिग्री तक जाना चाहिए। तो हमारे यहाँ इन्वर्टर्स का जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली सबसे बड़ा दुश्मन हमारे इन्वर्टर्स के लिए है हीट है। तो हमने एक अभी ये जो ब्लू कलर में मैंने जो बताया हुआ है एक आइडियल इन्वर्टर। आइडियल इन्वर्टर क्या होना चाहिए कि भाई वो 50 या 60 डिग्री तक चलना चाहिए, बराबर है। दूसरा, इसको मैंने अगर 30% एक्स्ट्रा लोड किया तब भी चलना चाहिए। आउटपुट मुझको 110% का आउटपुट भी मिलना चाहिए अगर मैं 130% लोड 30% डीसी साइड में लोड करता हूँ, तो एसी साइड में 10% भी ओवरलोडिंग होना चाहिए। पर ये होता नहीं है। ये रेड कलर में देखा मैंने दिखाया है कि बहुत से इन्वर्टर्स ये 48 डिग्री पे ही डी रेटिंग चालू हो जाता है। मतलब ये जो ग्रीन कलर का मैंने जो भाग दिखाया गया है इसमें, ये बेसिकली यहाँ पे आपका डी रेटिंग चालू हो जाता है। डी रेटिंग मतलब ये जनरेशन ही नहीं करता है। मतलब जब पीक आवर्स में होता है और धूप जैसे बहुत बढ़ जाती है या समर है या बहुत हीट है तब ये डी रेटिंग हो जाता है। डी रेटिंग यानी आपका पावर कम हो जाता है इन्वर्टर का। तो जिसके कारण क्या होता है कि आपको ज्यादा जनरेशन रेवेन्यू नहीं मिलता है ये इन्वर्टर से। मैंने बहुत से इन्वर्टर्स हमने देखे हुए हैं जिनका ये प्रॉब्लम है। अब ये ग्रीन कलर में हमने हमारा इन्वर्टर दिया है। हमारा इन्वर्टर अगर आपने 30% लोड किया तो वो ऑलमोस्ट 60 डिग्री के ऊपर भी चला जाता है विदाउट डी रेटिंग। अगर आपने उसको 1:1 भी किया है तब भी वो डी रेटिंग में जाता नहीं है। उसके कारण आपको इसका जनरेशन औरों के हिसाब से ज्यादा मिल जाता है। ये हमने टेम्परेचर डी रेटिंग का चार्ट हमने टेस्टिंग आईसी का किया था। ये अराउंड 60 डिग्री तक चलता है हमारा इन्वर्टर। बाकी का आपने देखा होगा कि 50 डिग्री के बाद में तुरंत बढ़ जाता है। ये सबसे बड़ा एक एडवांटेज। और अगर 50-60 डिग्री के ऊपर भी जाता है तो हमारा इन्वर्टर को हम लोगों ने एक फॉल्ट इंडिकेशन दिया है कि F66 आ जाए, 64 आ जाए। इसी कारण आपको पता चल जाता है कि भाई ये इन्वर्टर 60 डिग्री के ऊपर चला गया है तो हीट ज्यादा होगा। प्रोबेबली आपको बहुत से कस्टमर कहते होंगे जो केस सोलार यूज करते हैं कि भाई दोपहर के वक्त में गर्मियों में आपका इन्वर्टर ज्यादा हीट होता है। हाँ, ये ज्यादा इसके लिए हीट होता है क्योंकि हमने डी रेटिंग नहीं किया हुआ है। हमने डी रेटिंग 60 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर पे किया हुआ है। तब आपका एनवायरमेंट टेम्परेचर अगर 60 डिग्री में है तब भी मेरा इन्वर्टर आपको ज्यादा पावर जनरेशन देगा। वो सबसे बड़ा एक एडवांटेज हमारे
और एक कंपैरिजन हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पर कि जैसे डायनामिक एफिशिएंसी क्या होता है कि हर एक डिफरेंट टेम्परेचर वोल्टेजेस में क्या आपका एफिशिएंसी मिलेगा। तो ये हमने हमारा इन्वर्टर भी टेस्ट किया है औरों के आप। तो ये हमारा इन्वर्टर्स 99.99% एफिशिएंसी देता है, औरों का जो है वो 98.75 देता है। तो आप ऐसा सोच लीजिए कि भाई 10 किलोवाट का इन्वर्टर है, अगर 1% भी इसमें आपका वेरिएशन आता है तो 10 यूनिट आपका तो वैसे ही सेविंग हो जाता है अगर आपने के सोलारे का इन्वर्टर। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। और ये एडवांटेज क्यों आया है वो भी बताता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे सिलिकॉन कार्बाइड डायोड यूज किए। इसमें बूस्ट सर्किट होता है जो हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपका सोलर पैनल का वोल्टेज सपोज 200 वोल्ट है, पर 200 से मुझे अगर 400 वोल्ट पे लेके जाना है डीसी डीसी, तो मुझे वो बूस्ट करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। तो ये बढ़ाने के लिए हम एक बूस्ट सर्किट होता है जिसमें एक आईजीबीटी होता है, एक डायोड होता है, कैपेसिटर्स होते हैं और एक इंडक्टर होता है। तो इंडक्टर में भी हम लोगों ने अमाउंट का स्कोर किया है, जो पुणे की एक कंपनी है वहां से हम लोग बना के ले रहे हैं इंडक्टर्स, तो काफी बेहतरीन इंडक्टर है। और ये सिलिकॉन कार्बाइड डायोड यूज करते हैं, बाकी के लोग मेरे ख्याल से सादे सिलिकॉन डायोड यूज करते हैं। उसके कारण उनका हीटिंग भी ज्यादा होता है, एफिशिएंसी भी कम हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा एक एडवांटेज हमारा इन्वर्टर में है। दूसरा एक सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे इन्वर्टर्स में दिया गया है कि भाई ये एंटी अलाइनिंग जो है, जैसे आईसी नॉर्म्स का है कि भाई आपको 1.2 सेकंड के अंदर आपका इन्वर्टर बंद कर देना चाहिए जैसे ग्रिड फेल हो जाए। तो हमने ये अचीव किया है 0.9 सेकंड, जो मेरे ख्याल से बहुत सी कम कंपनी ने। बाकी के कंपनी का आपने एंटी अलाइनिंग देखा तो 1 to 5 सेकंड तक ग्रिड में पावर सप्लाई रहता है, विच इज वेरी डेंजरस फॉर आवर ग्रिड। तो ये हमने जो अचीव किया है वो है ये क्वाडको टेक्नोलॉजी। थर्ड, हमारा जो वेवफॉर्म है ये बहुत ही अच्छा क्लीन वेवफॉर्म है। जितना भी क्लीन वेवफॉर्म है ना ग्रिड के लिए अच्छा होता है। उसमें दूषितपना कम हो जाता है, हार्मोनिक्स कम हो जाते हैं, हीटिंग कम हो जाते हैं, आपके इन्वर्टर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ये बहुत जो एडवांटेज है ये हमने पी लेवल टेक्नोलॉजी के थ्रू लिया है, जिसको स्पेस वेक्टर पीडब्ल्यूएम स्विचिंग कहते हैं, उसमें हमने यूज किया हुआ है। उसके कारण हमारा इन्वर्टर बाकी के इन्वर्टर में अच्छा स्टैंड कर देता है। ये सभी की वजह से फ्रेंड्स हमने बताया कि हमारा इन्वर्टर हम लोग 25 साल का गारंटी दे सकते हैं। हमारे मतलब डिजाइन लाइफ हमारा जो है वो 25 साल का है, ना कि 5 साल का, ना कि 10 साल का जो और कंपनी बता। ये स्लाइड में हम लोग ये बेसिकली हमने कंपैरिजन किया है ऑप्टिमाइजर। बहुत से लोग आजकल कहते हैं कि भाई ऑप्टिमाइजर बहुत अच्छा है या उसमें जनरेशन, हाँ ऑप्टिमाइजर बेकार सही में अच्छा है, पर वो कब अच्छा है जब मेरे पास में 5 पैनल और 5 पैनल मेरे जो है उनका इंक्लिनेशन या उसका एंगल या उसका मतलब ओरिएंटेशन अलग अलग जगह पे है, तब जाके ठीक है ऑप्टिमाइजर यूज करना है। पर मेरा एक ही अगर अलाइनमेंट है, एक ही टाइप का एंगल है, तो मुझे उसकी जरूरत ही नहीं। मुझे अननेसरी ज्यादा पैसे देने में मतलब ही नहीं है। वो पैसा आप आपके इन्वर्ट पैनल पे खर्चा कर सकते हैं। तो जहाँ पे आपके पैनल एक ही इंक्लिनेशन में, वहां पे आप सिंगल एमपीपीटी है, या आपके सपोज 20 पैनल है तो 2 एमपीपीटी यूज कर सकते हैं, आपके 30 पैनल है तो 3 एमपीपीटी यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास वैसे ही मल्टीपल एमपीपीटी के बहुत से इन्वर्टर्स हैं जो आप कहीं पे और कैसे भी करके यूज कर सकते हैं। तीसरा इसमें जो तीसरा हमें हमारा हेलो, अच्छा इसमें हमने हमारा अभी आप कोई भी अगर कोई इन्वर्टर लेते हैं, एक तो मैंने जैसे बताया कि ऑप्टिमाइजर से ये इन्वर्टर आपको प्राइस वाइज भी अच्छा होगा, और बेसिकली सर्विस की जैसे मैंने बताया कि स्विंग इन्वर्टर्स का सर्विसिंग बहुत इजी है। ऑप्टिमाइजर का सर्विसिंग, क्योंकि ऑप्टिमाइजर में क्या होता है कि उसमें एक टाइप का अंदर ग्लू लगाया जाता है, और वो अगर आपको रिपेयरिंग भी करना है तो आप रिपेयर नहीं कर सकते, वो आपको डायरेक्टली कंपनी में ही भेजना पड़ता है। मेरा ये जो स्ट्रिंग इन्वर्टर्स है ये कोई भी रिपेयर। इसमें दूसरा जो एडवांटेज हमारा आता है कि हमारा जो डायनामिक एफिशिएंसी है विद स्मार्ट एल्गोरिथम के थ्रू किया हुआ है। इससे क्या होता है क्योंकि अगर आपने देखा होगा सुबह और शाम में जब अपना एनर्जी लेवल बहुत कम होता है, तो जैसे हमारा इन्वर्टर सुबह भी आपको जनरेशन देगा, मतलब ऑलमोस्ट जैसे ही सूरज की पहली किरण आती है तो आपका जनरेशन चालू हो जाता है हमारे इन्वर्टर में। ये क्यों होता है? क्योंकि हमने जो एमपीपीटी रेंज इतना बड़ा करके रखा हुआ है कि सुबह मतलब जैसे हमारा 3 फेज इन्वर्टर है वो करीबन 125 वोल्ट से लेके 900 950 वोल्ट तक चला जाता है। तो इससे एडवांटेज क्या होता है आपका? एक तो सूरज जब भी जल्दी आता है तो आप जनरेशन ज्यादा कर सकते हैं। दूसरा, 4 या 5 साल के बाद में आपके पैनल डीरेट हो जाते हैं, या पैनल पे धूल ज्यादा जम जाती है, या हॉटस्पॉट जनरेट हो जाता है पैनल, तो आपका जनरेशन थोड़ा सा लिमिटेशन पे आ जाता है।
तो जिस किसी इन्वर्टर का अगर एमपीपीटी, सपोज अभी एक जर्मन की कंपनी है, उसका एमपीपीटी का करीबन 360 से लेकर 960 वोल्ट, तो उसमें इशू क्या आ जाता है कि भाई सुबह 5 साल के बाद में सुबह किरणें हैं पर आप वो यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, वो 9 बजे के बाद में ही आपको यूटिलाइज होगा, तो 9 से 4 बजे तक ही चलेगा, तो आपका लॉस हो जाता है ना इनडायरेक्टली। अननेसरी आप ऐसे इन्वर्टर जिसका लिमिटेशन एमपीपीटी का है वो लेके उसमें जनरेशन लॉस हो जाता है, वैसे केस सोलार में ये लॉस होता नहीं। दोस्तों और एक हमने अभी एक इन्वर्टर लास्ट ईयर ये इंट्रोड्यूस किया है 5G मॉडल। 5G में बहुत से एडवांटेजेस हैं, जैसे मैंने बताया था कि भाई इसका एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 99.99% है, और इसका जो ओवरलोडिंग करंट है, ओवरलोडिंग जो एमपीपीटी में आप 30% दे सकते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट ऑलमोस्ट 1.7% है, मतलब 70% है। और तीसरा इसमें दूसरा एडवांटेज 5G में यह है कि 3 लेवल IGBT टोपोलॉजी है, उससे और आपको अच्छा रिपल ऑलमोस्ट 1.7 तक आ जाता है। इसमें हमने फ्रेंड्स ये जो 5G मॉडल है इसमें हमने थर्मल फ्यूज यूज किया है अलॉन्ग विद एमओवीज। अभी एमओवीज में क्या होता है, जब भी एमओवीज कोई स्पाइक की वजह से जल जाता है तो उसमें से एक्चुअली फायर लग जाता है, फिर फायर होने से आपका पीसीबी भी जल जाता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने उसके साथ में एक थर्मल फ्यूज जोड़ दिया है। तो जैसे ही फायर हो जाता है तो वो अगर उसका टेम्परेचर 80-90 डिग्री पे पहुंच जाता है, वो सर्किट बंद कर देता है, इससे आपका प्रोटेक्शन पे चला जाता है इन्वर्टर, तो जलने का चांसेस इसमें बहुत कम हो जाते हैं, जो कि विदाउट थर्मल फ्यूज जलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उसके बाद में इसका फोर्थ एडवांटेज ऐसा होता है कि ये जो स्पेस वेक्टर हमने ट्रिगरिंग पल्सेस जो किए हुए हैं वो बेसिकली डिजिटलाइज किए हुए हैं, उसकी वजह से हार्मोनिक बहुत कम हो जाते हैं, और वो थर्मोडायनेमिक रेडिएटिंग सिस्टम है जिसके कारण हीट भी कम हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया है, हमारे जो टोटल इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी है इसमें 7 से लेके 10 साल की वारंटी के साथ भी आ जाता है, डीएसडी भी कम हो जाता है, डी रेटिंग मैंने जैसे बताया 60 डिग्री के ऊपर है, और ये हमारा जो इन्वर्टर है ये एटीए मशीन पे टेस्ट होता है। एटीए मशीन एक ऑटोमेटिक टेस्टिंग रोबोटिक मशीन है जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स तीनों टेस्ट हो जाते हैं। तो थोड़ी देर में उसका एक वीडियो भी आपको बता दूंगा कि वो कैसा यूज होता है। और सबसे बड़ा एडवांटेज, स्वप्निल सुन रहे हैं ना? ऑडिबल है, ऑडिबल है, ऑडिबल है ना? अच्छा, इसमें एक ऑटो फिल्म, एक ऑटो हमने फर्मवेयर भी एक यूजफुल टूल रखा हुआ है 5G मॉडल में, कि जैसे आपने आपका इन्वर्टर लगा के रखा है, जैसे आप वाईफाई को लगा सकते हैं या जीपीआरएस में लगा सकते हैं या लैन में लगा सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली अपग्रेडेशन होता जाता है। जैसे हमारे बहुत से मतलब आरएनडी वाले कुछ ना कुछ नया नया अपग्रेडेशन करते रहते हैं, तो हर वक्त आपको इन्वर्टर ऑन करने की जरूरत नहीं है, आपको वहां जाने की नहीं जरूरत नहीं है, हम लोग रिमोटली देख लेते हैं कि भाई ये वर्जन पुराना है, नया वर्जन अपग्रेड करना है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि डे बाय डे हमारे इन्वर्टर में जो जो नए नए अपग्रेडेशन हो रहे हैं, अभी रिसेंटली हमने 1 साल पहले जो हमारे इन्वर्टर्स थे, अभी के इन्वर्टर्स में करीबन जैसे मैंने बताया ये 5G मॉडल का जो सॉफ्टवेयर है वो बाकायदा हम लोग जो है पुराने मॉडल के में भी वो सॉफ्टवेयर लोड कर, तो उसके कारण लोगों को अभी एफिशिएंसी ज्यादा मिल रही है। मतलब 2 साल पहले अगर उसमें से आपको 4 यूनिट मिलते थे तो अभी 4.5 यूनिट मिल रहे हैं, तो ऐसे एडवांटेज आपको मिल रहा है। अभी कोई भी प्रोडक्ट अगर आप तो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें आपको क्वालिटी बहुत अच्छी रखनी पड़ती है। क्वालिटी कहाँ से आती है, जब आप अच्छे कंपोनेंट्स इसमें यूज। तो दोस्तों इसमें हमने जो कंपोनेंट्स यूज किए हैं वो बहुत ही बेहतरीन, जैसे निपॉन जो जापानीज कैपेसिटर्स यूज किए हुए हैं, तमुरा करके जापानीज जो हमारे सेंसर्स हैं, डीसी सेंसर्स वो यूज किए हुए हैं, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के हमने वहाँ पे डीएसपीज यूज किए हैं। उसके बाद में सेंटॉन कंपनी जर्मनी के स्विचेस यूज किए हैं। विषय करके अभी पुणे में ही कंपनी आ गई है, उनके हम लोगों ने भी फिल्म कैपेसिटर्स यूज करते हैं। ओमरॉन भी जर्मन की कंपनी है, तो आपने देखा होगा विनकोटेक करके आईजीबीटीज है। इसमें पूरा जो आपने देखा है कंपोनेंट्स हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से अच्छे कंपोनेंट, रिप्यूटेड कंपोनेंट यूज किए, जिसके कारण आपको इस मतलब हम कहते हैं कि इसका डिजाइन लाइफ है वो तकरीबन 25 साल का है, क्योंकि हमने कंपोनेंट ही ऐसे अच्छे यूज किए हैं कि वो खराब जल्दी होने नहीं चाहिए। तो ये एक बहुत सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे सिस्टम है। ये सोलर के हमारे जो इंटरनेशनल पार्टनर्स है, जैसे ताइवान से हम लोग पीसीबी बनाते हैं, ले करके एक चाइना की कंपनी वहाँ पे ये हम लोग एक असेंबली प्लांट करते हैं, जो मैं आपको उसका फोटोग्राफ भी दूंगा। सुनिए सर, सॉरी टू इंटरप्ट, वी कांट सी द स्लाइड, बस स्लाइड नहीं दिख रहे, आप एक बार चेक कर लीजिए।
कौन सा था लास्ट स्लाइड आपने देखा है? सर 5G वाला चल रहा था, उसके बाद फिर आपने आगे। अच्छा, ये बेसिकली हमारा जो कंपोनेंट, ये पीसीबी है हमारा, जो एक्चुअली ये पीसीबी हमारा ताइवान से बनता है। इसके जो कंपोनेंट्स है ये सब हम लोग सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमारा जो है वो यूज करता है। जैसे मैंने बताया, हम लोग रेप्यूटेड कंपनी के ये हमारे जो इंटरनेशनल पार्टनर्स है, हमारा इन हाउस जो प्रोडक्शन है, क्वालिटी कंट्रोल है, हम खुद यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं पीसीबी IP65, जैसे मैंने पहले ही बताया है। हीट रन टेस्ट हमारा होता है, ATA टेस्ट हम खुद करते हैं, फाइनल QC और पैकेजिंग भी हमारा होता है। एज फार एज इंस्टॉलेशन इज कंसर्न, हमने ऑलमोस्ट लास्ट ईयर का स्लाइड है, नया स्लाइड अभी हमने यहाँ पे यूज किया नहीं है। यहाँ पे जेडा में हमने यूज किया है, सेकी में, साउथ ऑपरेशन, स्काई प्रोजेक्ट, IIT इंस्टीट्यूट्स, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, सिस्कॉम, यूरेडा, रेडा, पेडा, अरियल, नाइसी, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, कमर्शियल प्रोजेक्ट, इंस्टीट्यूट, होटल, बैंक, फार्मास्यूटिकल्स। उन्होंने काफी लोगों को OEM और ODM में भी दे रहे हैं अभी आज की तारीख में, बहुत से लोगों को उनके नाम पे बना के दे रहे हैं। और इंटरनेशनली हमने काफी एक्सपोर्ट भी किया है हमारा। ये बेसिकली हमारी जो सीरीज है, सिंगल पेज जो आता है हमारा 1 से लेके 6.2 किलोवाट तक आता है। 3 पेज में 4 किलोवाट से लेके 100 किलोवाट आता है। स्मार्ट हाइब्रिड इन्वर्टर जो है, ये अभी हमने रिसेंटली, मतलब 4 महीने पहले ही बनाया है, और ये काफी हद तक, और हमारे जो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स है। बेसिकली बहुत से लोग हमें कहते हैं कि भाई आपका इन्वर्टर तो इम्पोर्टेड है। ऐसा नहीं है सर। जैसे मैंने बताया कि हम लोगों ने ये इन्वर्टर, हाँ, इनिशियली हम लोगों ने बहुत ट्रेडिंग किया था, तब हम लोगों ने 100% बाहर से लेते थे, जैसे ये ग्राफ है। और 2017 से ग्रेजुअली हमने शिफ्ट किया है मेक इन इंडिया कंसेप्ट, क्योंकि गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रहा है। अभी आपने देखा होगा चाइना का बहुत इश्यूज आ रहे हैं, और प्रोबेबली पता नहीं हमें आगे भी उनसे सपोर्ट मिलेगा। तो कभी भी हमें अपनी इंडियन प्रोडक्ट पे काफी हद तक फोकस करके चलना पड़ेगा। तो ये इंडियन कंटेंट, जैसे मैंने बताया, 2018 में केबल, इंडक्टर्स, 2019 से ऑलमोस्ट 100% आ गया। और पीसीबी अभी भी हम लोग बाहर से, ताइवान से ले रहे हैं, और सब कंपोनेंट्स है वो बाहर से, क्योंकि अभी जैसे कोई जर्मनी का कंपोनेंट है वो उनके डिस्ट्रीब्यूटर से हम लोग लेते हैं, जो इंडिया में है, ताइवान में या चाइना में। हमारा जो कंपनी का टारगेट है 2021 तक 100% इंडिजिनियस प्रोडक्ट यहाँ पे बनना चाहिए। जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा तो यहाँ ही के लोगों को उसकी रोजगार भी मिलेगी, यहाँ के ही लोगों में वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो दैट इज आवर मेन इंटेंशन। हमारा R&D में जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, जैसे कैड कैम डिजाइनिंग, हमारा आज 2018 से ही हमने 2018 से ही जो मतलब डिजाइनिंग है, पीसीबी डिजाइनिंग हमारा यहीं से होता है। एम्बेडेड डिजाइनिंग हमारा इन हाउस है। हार्डवेयर सर सॉरी टू इंटरप्ट, फिर से वो शायद आपका स्क्रीन शेयर किसी और ने कर दिए। कैन यू रीडू इट अगेन? आप फिर से एक बार कर दीजिए। अब दिखाई दे रहा है? हाँ सर, दिखा रहे। तो ये स्लाइड में हमारा R&D में हम लोग क्या क्या करते हैं वो दिखाया है। तो ऑलमोस्ट 100% हमारा R&D अभी का है। तीसरा ये जो स्लाइड है, ये टेस्ट एंड इक्विपमेंट। मैंने जैसे बताया कि हम लोगों ने बहुत सा इन्वेस्टमेंट अपने टूल्स पे किया हुआ है। तो टूल्स में बेसिकली HV पावर सप्लाई है हमारे पास में, इन हाउस है। एक्सट्रीम हीट चेंबर्स भी हमारे पास में, ये स्पेशली NTPC के लिए हमने बनाया था। डैम टेस्टिंग यूनिट हमारे पास में, वाइब्रेशन टेस्टिंग हमारे पास में है, कोटिंग थिकनेस हमारे पास में है। उसके बाद में रेजिस्टेंस टेस्टिंग यूनिट्स हमारे पास में है, IP65 हमारे पास में है, ATA टेस्ट मशीन भी हमारे पास में। ऑलमोस्ट 100% टेस्टिंग हमारे पास में खुद का है। ये एक नया प्रोडक्ट हमने गुजरात के लिए बनाया था। जैसे अभी बहुत पहले हमारे पास में IC 2.2 का था। तो 2.2 की वजह से क्या होता था कि आपको आप पैनल वहां पे 330 वाट के 6 ही पैनल लगा सकते हैं, क्योंकि सब्सिडी उसी में मिलता है। आप अगर आपको 2.7 पैनल यूज करने हैं तो उसका लगभग टोटल 2310 वाट चला जाता है। उसमें आपको 320 वाट पे सब्सिडी एक्स्ट्रा मिल जाती है। उसके लिए हमने ये 2.3 वाला इन्वर्टर अभी इंट्रोड्यूस किया है, जिसका हमारे पास IC भी आ गई। अब दोस्तों मैं एक प्रोडक्ट आपको थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ, वो हाइब्रिड इन्वर्टर। इसमें मैं ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट भी है। प्रोबेबली नेक्स्ट वीक या उसके बाद में हम लोग एक सेशन लेंगे, जिसमें मैं सिर्फ आपको हाइब्रिड इन्वर्टर के बारे में ज्यादा जानकारी दूंगा।
क्योंकि अभी क्या हो गया है कि हाइब्रिड इन्वर्टर्स का रिक्वायरमेंट डे बाय डे बढ़ रहा है। ये बढ़ इसके लिए रहा है क्योंकि अपने पास में कभी कभी ग्रिड इंस्टेबिलिटी होती है, ब्राउनआउट्स होते हैं, बिजली चली जाती है या बिजली कम लेवल पे या ज्यादा लेवल पे आ जाती है। और अभी गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं कि ग्रॉस मीटरिंग पॉलिसी चालू कर दी है, नेट मीटरिंग पॉलिसी है, जहाँ पे आपको कभी कभी आपको एक्सपोर्ट भी नहीं करना होता है। तो ये प्रोडक्ट बहुत एक वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट आई वुड से अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट। तो ये बेसिकली इसमें आप प्रोग्रामेबल प्रायोरिटी यूज कर सकते हैं। आप रिमोटली भी प्रोग्राम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको इन्वर्टर के साथ जाके ही प्रोग्राम करना है। तो आपको पीवी, बैटरी, ग्रिड कौन सा प्रेफरेंस करना है। दोस्तों इसमें एक सबसे बड़ा एडवांटेज ऐसा दिया हुआ है कि ये आप लिथियम आयन बैटरी के साथ में भी कर सकते हैं, आप VRLA बैटरी के साथ भी यूज कर सकते हैं, आप इसमें बिना बैटरी का भी ये इन्वर्टर यूज कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। आज की तारीख में आपने दुनिया के कोई भी इन्वर्टर देखे होंगे, वो बिना बैटरी के आप यूज ही नहीं कर सकते, पर ये एक सिंगल इन्वर्टर ऐसा है कि जो आप बिना बैटरी के भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी बैटरी आप लगा सकते हैं। जस्ट आपको मेन्यू में जाके कि आप लिथियम आयन बैटरी यूज कर रहे हैं तो लिथियम आयन प्रोग्राम करना पड़ता है, बस उतना ही है, इनेबल करना पड़ता है। ये फैसिलिटी जो हमारा इन्वर्टर है, ये आप एक्सपोर्ट विद बैकअप भी यूज कर सकते हैं। इसमें दूसरा एक बहुत बड़ा अच्छा फैसिलिटी है कि आप इसमें जीरो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसमें आप रिवर्स पावर प्रोटेक्शन लिमिट भी कर सकते हैं। इस पे आप ग्रिड पीक सेविंग मोड भी है। जैसे आपका एमडी डिमांड सपोज 10 किलोवाट का है, 10 किलोवाट के आप चले जाते हैं, अगर ग्रिड में एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको पेनल्टी होता है, या ग्रिड से आप कंज्यूम कर लेते हैं तो आपको पेनल्टी डिमांड करते हैं यूटिलिटी की। तो आप वो प्रोग्राम कर सकते हैं कि भाई मेरा कभी भी एट अ टाइम 10 किलोवाट के ऊपर मेरा लोड जाना नहीं चाहिए, अगर जाता है तो वो इन्वर्टर पे शिफ्ट ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए। उसके बाद में ये इन्वर्टर ऐसे यूपीएस करके भी काम, तो इसका चेंज ओवर है वो बहुत ही मतलब ऑलमोस्ट 20 मिली सेकेंड का है, जो आपके कंप्यूटर को रिबूट नहीं करे। तो ये भी सबसे बड़ा एक एडवांटेज है। और एक इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ऐसा है कि इसमें हमने एक ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्विच दिया हुआ है, जिसके साथ आप डीजी के साथ सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। मतलब बहुत से इन्वर्टर्स डीजी के साथ सिंक्रोनाइज हो नहीं जाते हैं। ये वाला इन्वर्टर हमारा आप डीजी के साथ सिंक्रोनाइज भी कर सकते हैं, डीजी के साथ प्रोग्राम भी कर सकते हैं, डीजी के साथ में आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। मतलब आपको ऐसा लगता है कि भाई अभी शाम को मेरे प्रोग्राम मतलब जैसे 3 से 6 बजे तक लाइट चली जाती है, और मतलब 6 से 8 बजे तक रात को जब सोलर नहीं होता है तब लाइट चली जाती है, तो मुझे डीजी ऑन करना है। तो डीजी मुझको 100% ऑन नहीं करना है, 50% ही करना है। तो 50% मेरा इन्वर्टर बैटरी के थ्रू रूट करेगा, या तो मुझे डीजी के थ्रू डायरेक्टली बैटरी पूरी यूज करनी है, उसके बाद में डीजी बंद करके उसको रात को लोड इन्वर्टर पे शिफ्ट करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसके साथ में आप डीजी सिंक्रोनाइजेशन। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ऐसा है कि ये स्मार्ट लोड फंक्शन इसमें, मतलब आपके पास सपोज आपको एक्सपोर्ट नहीं करना है, आपको यूटिलाइज ही करना है जितना भी जनरेशन है, तो आपके पास एसी है, या ठंडी में जैसे नॉर्थ में आप जाते हैं तो भाई आपको वहाँ पे हीटर यूज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे प्रोग्रामेबल टाइप एक्सेस पावर आप वहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक्सपोर्ट नहीं करना है। तीसरा इसमें और एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज ऐसा है कि आपके पास सपोज आपने कोई एक 2 किलोवाट का ग्रिड टाई इन्वर्टर लगा रखा है, या 3 किलोवाट का ग्रिड टाई इन्वर्टर, अगर बिजली चली जाती है तो इन्वर्टर का फायदा नहीं हो जाता। तो ये अगर मैं इन्वर्टर लगाता हूँ तो इसके साथ में वो 2 किलोवाट या 3 किलोवाट का इन्वर्टर भी आप सिंक कर सकते हैं, तो दोनों भी एट अ टाइम चल सकते हैं। ये भी बड़ा एक एडवांटेज इसमें है। और इसमें एक हमने कैनवस भी दिया हुआ है, जैसे बैटरी के लिए आपको प्रोटेक्शन करना है तो वो भी आप इसमें प्रोटेक्शन कर देते हैं। उसमें एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपका जो बिल है वो ऑलमोस्ट जीरो करके ये दे सकता है। स्मार्ट हाइब्रिड इन्वर्टर है, तो ये केस सोलार का एक बहुत बड़ा एक प्रोडक्ट निकाला हुआ है कि जिससे कारण आप ये थोड़ा प्रोडक्ट इनिशियली आप यूज करके देख लीजिए, आपको एक बार इस पे कॉन्फिडेंस आ गया तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बाकी जितने भी ऑफ ग्रिड इन्वर्टर, हाइब्रिड इन्वर्टर है वो आप भूल जाएंगे। इतना एक इसमें अच्छे फीचर्स हमने दे रखे हैं। इसमें यूजर फ्रेंडली वाईफाई, जीपीआरएस, लैन नेटवर्क भी दिया है। तीसरा हमने इसमें आर्क कंट्रोल सिस्टम भी दिया। आर्क कंट्रोल क्या होता है, कभी कभी पैनल में आर्किंग होने से जल जाते हैं पैनल, उसके लिए भी हमने ये प्रोटेक्शन दिया हुआ है। बेसिकली अभी हमारे पास में ये सिंगल फेज इन्वर्टर 48 वोल्ट डीसी बस में है, 3, 5, 6, 8 तक है। और इसमें एक सबसे बड़ा एडवांटेज कैसा है कि आपने 3 इन्वर्टर 3 फेज में लगा दिए और उसको 485 थ्रू हुक कर दिया तो वो 3 फेज में यूज करना चालू हो जाता है, तो वो भी एक सबसे बड़ा एडवांटेज। मैक्सिमम आप 150 किलोवाट तक ये प्रोडक्ट लेके जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, ये बिना बैटरी के भी चलेगा, कॉमन बैटरी करके भी चलेगा।
इसका जो यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर इतना अच्छा बना रखा है कि आप टच स्क्रीन में जा सकते हैं, और ये कलरफुल टच स्क्रीन जो आप मोबाइल में यूज करते हैं, सेम टच स्क्रीन हमने दिया हुआ है, और इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको आ जाता है, सेम आप आपके मोबाइल पे भी ले सकते हैं। तो बहुत ही मतलब बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया हुआ है केस हमारे। ये हमारे बाकी के अभी ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स का है। ये हमारा रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम, जैसे मैंने बताया दोस्तों कि रिमोट मॉनिटरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स प्ले कर रहा है आज की तारीख में। हमारा ऑलमोस्ट, आप यकीन नहीं करेंगे, हमारा 80% जो कॉल है वो ऑटोमेटिकली हमारा इसकी वजह से कम हो रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों का कहना था कि भाई एक स्ट्रिंग ज्यादा करंट दे रहा है, एक स्ट्रिंग कम, या जनरेशन कम दे रहा है, तो रिमोटली हम लोग उनको बहुत बता सकते हैं कि एक स्ट्रिंग में कोई दूर ज्यादा हो गई, या हॉटस्पॉट हो गया, या वहां का केबल खराब हो गया, या इसी साइड में कुछ इश्यूज आ गया है, तो रिमोटली हम लोग बहुत से ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हमारे पास में यहाँ पे एक CMS सिस्टम है, जो हमारे पास में पूरी के पूरे जितने भी इन्वर्टर्स वाईफाई लैन या GPRS में हुक्ड है, उनके थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि कितना जनरेशन कौन सी एरिया में कैसे आ रहा है, फॉल्ट क्यों आ रहा है। मतलब हमारे पास में एक अलार्म आ जाता है कि अलार्म में हमको पता चलता है कि ये इन्वर्टर ड्यू टू क्लाउडी एटमॉस्फेयर में फॉल्ट हो गया, या आपका AC चला गया इसकी वजह से। तो ये हम लोग मॉनिटर करते हैं फॉल्ट कंडीशन, अलार्म कंडीशन, और ये ऑटोमेटिकली ओके हो जाता है तो ओके, अगर नहीं होता है तो हम लोग कस्टमर को फोन करके बोल देते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम आपके इन्वर्टर में आया है। सेम पोर्टल हम लोग आपको भी दे सकते हैं, अगर आपका 1 मेगावाट के ऊपर अगर इन्वर्टर्स का बेस हो जाता है तो ये फ्री पोर्टल हम लोग आपको दे सकते हैं। तो आपके पास भी एक लुक में आपको पूरे जितने भी आपने इन्वर्टर्स बिठाए हैं, आपके जितने भी कस्टमर्स है, उसका डेटा आपको एट अ टाइम सामने मिल जाए। तो ये भी हम लोग एक नेक्स्ट हमारे जो वेबिनार होगा उसमें हम लोग भी जानकारी इसमें। भैया इसमें हम लोगों ने और एक, मैंने जैसे ये चार्ट में दिखाया हुआ है, हमारा इन्वर्टर ज्यादा जनरेशन क्यों देता है। जैसे 2.2 किलोवाट का है तो एवरेज अराउंड 12 जनरेट कर रहा है। 2 किलोवाट का यहाँ पे 10.8 जनरेशन है। 3 किलोवाट का अराउंड 18 यूनिट जनरेट कर रहा है। 3 किलोवाट का अराउंड 7.31 कर रहा है। 10 किलोवाट का अराउंड 52.4 है। 12 किलोवाट का 63 है। 15 किलोवाट का 76 है। 50 किलोवाट का 256 जो 258 है। 60 किलो का 220, 5.5 के ऊपर चला जाता है, और दोपहर के वक्त में भी उसमें जनरेशन ज्यादा मिलता है, कंसिस्टेंटली जनरेशन ज्यादा, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी जो मैंने आपको पहले शुरुआत में, ये उसका रिजल्ट है। तो इसके कारण हम लोग मतलब चैलेंज के साथ में कह सकते हैं कि औरों के हिसाब से हमारा इन्वर्टर का जनरेशन बहुत ज्यादा है, तो उससे कस्टमर का बेनिफिट होता है, उसका रेवेन्यू जनरेशन ज्यादा है। बेसिकली हमारा जो सर्विस हमने जैसे बताया कि कोई भी इन्वर्टर हो सकता है, मैं भी जब बता रहा हूँ कि मेरा इन्वर्टर बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। इन्वर्टर फेल होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है। हमारे भी फेलियर, हमने काफी हद तक फेलियर भी देखे हैं 3-4 साल पहले से, तो अभी वो हमने ओवरकम किया है। पर इसमें हमने क्या किया है, हमारा 5 लेवल का एक सर्विस है। जब भी कॉल लॉग ऑन हो जाता है तो हमारे पास में एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, यहाँ पे कॉल लॉग ऑन हो जाता है। ये लॉग ऑन होने के बाद हमारे जो इंजीनियर्स यहाँ पे बैठ के ये पैरामीटर स्टडी कर देते हैं। जैसे आपने उनको उसका सीरियल नंबर दे दिया तो हम लोग उसका वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी, लीकेज, ग्राउंड रेजिस्टेंस, रिबूटिंग टाइम, हिस्टेरिसिस, पावर फैक्टर, टेम्परेचर डी रेटिंग, वाईफाई, GPRS, ये इशू सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं। इसी में मैंने जैसे बताया 70-80% हमारे कॉल ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाते हैं। अगर ये सॉल्व नहीं होता है तो नेक्स्ट लेवल चला जाता है, थर्ड लेवल पे। थर्ड लेवल पे क्या होता है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो हमारे पास में लोकल सर्विस इंजीनियर है। जैसे दिल्ली में हमारे लोकल है, या चंडीगढ़ में कोई बैठा है, या जयपुर में बैठा हुआ है, या बैंगलोर में कोई है, तो ऐसे हमारे सर्विस इंजीनियर महाराष्ट्र में हर जगह पे हैं। तो ये सर्विस इंजीनियर जाके उनके पास में पूरे इक्विप्ड है, मतलब उनके पास में आप देखोगे तो ऑसिलोस्कोप भी देते हैं, मल्टीमीटर है, सब कुछ इक्विपमेंट साथ में दिए होते हैं। तो ये जाके वो सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसके बावजूद भी सॉल्व नहीं होता है तो हमारे यहाँ के जो सीनियर सर्विस इंजीनियर है वो वहां पे जाके पूरा सॉल्व कर लेते हैं। बहुत सी जगह पे हमने देखा है कि कोई इन्वर्टर में प्रॉब्लम नहीं होता है, पैनल की तरफ या यूटिलिटी की तरफ प्रॉब्लम होता है, वो भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं कहते कि भाई हमारा इन्वर्टर का ही प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग आपका भी कोई इशू है वो भी सॉल्व कर देते हैं। तो ये 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। बहुत से कस्टमर कहते हैं कि नहीं भैया हमें, और ये जो हम लोग जो है ये 24 घंटे के अंदर सॉल्व करने का प्लान करते हैं। अगर 24 घंटे के ऊपर चला जाता है तो वहाँ नियर बाय कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है और कस्टमर कहता है कि भाई नहीं हमें तो नया इन्वर्टर चाहिए, तो वहाँ के थ्रू हम लोग इमीडिएटली शिफ्ट कर दें। तो ये डाउन टाइम हमारा ये प्रकार का है। तो सर्विस बहुत हमारा औरों के हिसाब से, आपने देखा होगा कोई भी कंपनी आज की तारीख में, जैसे चाइनीज कंपनी, ये बॉक्स मूविंग कंपनी, या कोई मतलब चाइनीज यूरोपियन कंपनी भी आप देखोगे आज कोई
ABB का है, या कोई भी इन्वर्टर आपका फेल हो जाता है, हूँ मतलब तो भाई चेक रेक्टिफाई करने के लिए उनको 10-15 दिन बना चले बड़ा जाते हैं। बदर फरक फिर उसके बाद में आपको मतलब इतने प्रश्न पूछते हैं कि SPD लगाया है कि नहीं, ये लगाया है कि नहीं, RCCB है या नहीं, वो किया है कि, फिर वो कहेंगे कि भाई आपका पैनल का प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम है। वैसा मैं ये कहता हूँ कि हमारा जो इन्वर्टर है, हमने हमारे पूरे डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विस इंजीनियर को बाकायदा बता दिया है, कुछ भी इशू आपके रिलेटेड भी होगा, अगर इन्वर्टर मेरा खराब हो जाता है, जल भी जाता है, हम लोग फ्री रिप्लेसमेंट देते हैं वारंटी पीरियड। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। तीसरा, पोस्ट वारंटी पीरियड। अभी जैसे हमने 4-5 साल पहले हमने हेलो 4-5 साल पहले हमने जो इन्वर्टर्स बिठाए गए थे, तो उसमें भी हमने देखा है कि इन्वर्टर्स में प्रॉब्लम आए हैं, पर इन्वर्टर्स का प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया, और सॉल्व भी कितने, मतलब उसका जो कॉस्ट है वो 500,000 रुपए के ऊपर चला नहीं जाता है, क्योंकि हमें पता है इसका सर्किट डायग्राम। एक रजिस्टर जिसकी कीमत 20 या 25 पैसा, या एक कैपेसिटर जिसकी कीमत 100 रुपया है, हम लोग नहीं ज्यादा चार्ज करते, जो एक्चुअल फीस है और आने जाने का खर्चा चार्ज कर लेते हैं, उतना ही है। तो आप सोचिए, अगर आपने कोई बहुत बड़ी कंपनी का इन्वर्टर भी बिठाया, SMA का भी बिठा दिया, 5 साल के बाद में SMA वाला बोलेगा कि भाई मेरा इंजीनियर तो 5 स्टार में रहेगा, एरोप्लेन से आएगा, उसका खर्चा आपको देना पड़ेगा। हमारे नहीं सर, हमारे बंदे बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, सेकंड क्लास से भी चले जाते हैं, तो कोई इशू नहीं आता है, और सस्ते में ये रिपेयरिंग का काम भी आपको आगे हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने हमारे इंजीनियर्स को, या हमारे डीलर्स के पास जो इंजीनियर्स हैं, उनको हमने बाकायदा हमारा सर्किट डायग्राम भी दिया हुआ है कि भाई कुछ प्रॉब्लम आता है तो आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है। इवन ITI तक हमने हमारे इंजीनियर्स को, जो इंजीनियर्स है, कोई ITI है, उनको भी हमने सिखा दिया है कि भाई ये कैसे करना है, क्या करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टूल है, कि आप कोई भी इन्वर्टर लेते हैं तो वो आप देखिए कि भाई ये सर्विस हो पाए। मैं तो आपको ये कहूंगा कि एक एग्जांपल ऐसे लीजिए कि आपने कोई XYZ कंपनी का इन्वर्टर लिया है, और उसमें से एक रजिस्टर आप निकाल दीजिए, और कस्टमर उनको, कंपनी को बोलिए कि भाई मुझको ये रिपेयर करके यहाँ के यहाँ दो, वो देता है कि नहीं वो देख लो, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये इन्वर्टर बाकायदा अच्छा यहाँ पे रिपेयर होगा या नहीं आगे। सिर्फ बॉक्स मूव करके फायदा क्या है? ये टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो रही है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि भाई 4 साल पहले कुछ अलग टेक्नोलॉजी थी, अभी टेक्नोलॉजी अलग है, और 4 साल के बाद अलग टेक्नोलॉजी हो जाएगी। आपके पास आपने कोई XYZ कंपनी का इन्वर्टर आज लेके रखा है, 3 साल या 5 साल के बाद में वो खराब हो जाता है, आपको कंपनी वाले बोलेंगे कि नहीं आपको तो रिप्लेस करनी पड़ेगी, नया आपको कॉस्ट देना पड़ेगा। आप थोड़ी आपके कस्टमर को बता सकते हैं कि भाई आपको 100% कॉस्टिंग करना, क्योंकि कस्टमर के सामने तो आप खड़े हुए हैं, कस्टमर तो आपको जानता है, कंपनी को नहीं जानता। तो ये आपकी ड्यूटी होती है कि भाई आप कौन सा प्रोडक्ट लोगे, कैसा लोगे, उसको कस्टमर को भी आपको बताना। तो ये सर्विस का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने ये रेज। अभी हमारे जो इन्वर्टर्स है, इसमें हम लोगों ने एक स्पेशल टाइप का ग्लू यूज किया है। ये मशीन हमारे पास में नहीं है, ये मशीन एक्चुअली चाइनीज कंपनी के पास में है, उनके थ्रू हम लोगों ने ये ग्लू गन लगा के लेते हैं। ये ग्लू गन से क्या होता है कि ये तो हीट डस्ट विथस्टैंड हो जाता है। बहुत से हमने चीजें देखी है कि 2 या 3 साल के बाद में इसमें बहुत छोटे छोटे माइक्रो कंपोनेंट्स होते हैं, जो प्रोबेबली हीट के कारण माइक्रो फ्रैक्चर्स आ जाते हैं। वो माइक्रो फ्रैक्चर्स कम करने के लिए ये ग्लू लगाया जाता है इसके ऊपर। ये ग्लू से प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी एनहांसमेंट काफी हद तक अच्छी हो जाती है। ये हमारा प्रोडक्शन यूनिट है, यहाँ पे अभी 80 किलोवाट का प्रोडक्शन चल रहा है। इसमें आपने देखा होगा ये इस टाइप 2 SPDs हम लोग यूज कर सकते हैं, मतलब 20 या 40 किलोवाट के ऊपर जो प्रोडक्ट है उसमें हम लोग टाइप 2 SPD देते हैं, छोटे में टाइप 3 SPDs हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा R&D है, वेयर हाउस है हमारा। उसके बाद में ये अभी देखेंगे तो हमारे जो यंग इंजीनियर्स है, जैसे पहला जो बंदा है ये IP टेस्ट कर रहा है, दूसरा है ये HV टेस्टिंग कर रहा है, तीसरी ये जो इंजीनियर है ये PWM चेक कर रही है। ईच एंड एवरी हमारा जो इन्वर्टर होता है ये हम लोग बाकायदा पूरा उसका टेस्टिंग करते हैं, उसी के बाद में देते हैं, क्योंकि आज की तारीख में फेलियर रेट हो जाता है तो वो बहुत हमारा भी नाम खराब हो जाता है इनडायरेक्ट। ये हमारा टेस्ट बेंच सेंटर है, ये प्रोडक्शन यूनिट हमारे चल रहा है। हिंदी में उसके बाद में ये हमारा ATA टेस्ट है। ATA का मैं आपको एक वीडियो बता दूंगा कि ये टेस्टिंग कैसा होता है। ये हमारा हीटर टेस्ट हो रहा है। ये अभी NTPC टेस्टिंग के लिए हमने ये मेरे ख्याल से 80 या 100 किलोवाट के इन्वर्टर्स लगा रखे हैं, तो यहाँ पे टेस्टिंग हो रहा है। ये हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। उसके बाद में हमारा इन्वर्टर, जैसे अभी ये 80 किलो का इन्वर्टर तकरीबन 30 मिनट के अंदर आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वो सबसे बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। तो हमारे इन्वर्टर्स का आप देखोगे तो बहुत फैंसी लुक नहीं है,
but definitely it will help you for more generation or reliability factor. हेलो, योर वॉइस इज नॉट कमिंग, आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? अब आ रही है? हेलो सर, वॉइस इज ओके, उनका नेटवर्क कम होगा, योर वॉइस इज परफेक्ट सर, वी कैन ऑल हियर यू। ओके, अच्छा सर, अभी हमारा जो फ्यूचर प्लानिंग है, जैसे हम बताया था कि हमारा एक पोर्तुगल की कंपनी है इफासेक, उनके साथ में हम लोगों ने हाई वोल्टेज ईवी चार्जिंग सिस्टम्स, मतलब ये शैडेमोल और सीसीएस में जा रहे हैं हम लोग। तो प्रोबेबली अभी लॉकडाउन के बाद में वो एक प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। स्ट्रिंग लेवल मॉनिटरिंग भी हमारा अभी हमने डेवलप कर दिया है। उसके बाद में एंटी पीआईडी, क्योंकि पीआईडी की वजह से बहुत से इश्यूज आ रहे हैं, आपने देखा होगा हाई वोल्टेज कोई 1500 वोल्ट पे जा रहे हैं, तो उसकी वजह से जो पैनल है, पैनल का जो पोटेंशियल इंड्यूस डिग्रेडेशन बढ़ रहा है, और उसकी वजह से हमने ये एंटी पीआईडी किट भी निकाला हो। ये हमारे कोई जो पार्टनर्स हमारे हैं, लोग सेमिनार्स रखते हैं, टेक्निकल सेमिनार्स भी है। ये हमारे थोड़े बहुत जो कस्टमर्स है ऑल इंडिया लेवल पे, जो ऑलरेडी हमारे यूज कर रहे हैं, बहुत से ओईएम भी है जिनका हम लोगों ने नाम यहाँ पे दिया नहीं है, क्योंकि हमारा उनके साथ में एग्रीमेंट है कि उनका नाम कहीं पे डिस्क्लोज करना नहीं है, पर उनका क्वांटिटी काफी हम लोग दे रहे हैं। ये हमारे जो कस्टमर बेस है, तो ये बेसिकली एक प्रेजेंटेशन हमारा है। तो अभी मैं थोड़ा एक आपको वीडियो रन करके भी बताऊंगा, जिसके कारण आपको मतलब हम लोग कैसे टेस्टिंग करते हैं वो एक थोड़ा आइडिया आ जाएगा। ये हमारा जो कैडकैम जो डिवीजन है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, इन हाउस हमारा बॉक्स जो है, ये एल्यूमिनियम बॉक्सेस हैं। ये भी हम लोग पुणे की एक कंपनी है थर्मोपैक करके, वहां से ये बहुत बेहतरीन, मतलब इनका क्वालिटी में हम लोग पहले चाइना से भी लेते थे, तो ये चाइनीज से भी अच्छी क्वालिटी हमको आज इंडिया में मिल रही है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। और जैसे मैंने बताया, इसकी हीट सिंक है, ये हम लोग जिंदाल से टाई अप किया हुआ है, तो जिंदाल के भी हीट सिंक की क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है, चाइना के मुकाबले बहुत अच्छी है, मैं तो कह सकता हूँ। तो ये यहाँ पे हम लोग पूरा इसका सुपील दिखाई दे रहा है आपको? दिख रहा है। Okay, so this is basically our CAD/CAM designing, which in-house we are doing it, and this has been done by our engineers only. तो हर एक मॉडल नया जब आता है तो उसके ऊपर हम लोगों ने काफी रिसर्च किया हुआ है। उसके बाद में हमारा एक IP65 है। ये बेसिकली जब टेस्टिंग होता है, तो ये टेस्टिंग में क्या करते हैं, ये इसमें से एयर कंप्रेसर के थ्रू इन्वर्टर में चला जाता है। पर्टिकुलर पास्कल जितना एयर प्रेशर चाहिए उतना प्रेशर हम लोग डेवलप करते हैं। उसमें से प्रेशर जाना नहीं चाहिए इन्वर्टर में उतना, मतलब जैसे आप पंचर निकालते हैं उसी के वक्त वैसी प्रोसीजर ये इन्वर्टर के लिए भी यूज किया जाता है। और इसके नीचे जो रखा है ये HP टेस्टर है। उसके बाद ये ATA टेस्ट है। एक बार स्कैनिंग कर लेते हैं, स्कैनिंग करने के बाद में ऑटोमेटिकली उसके LED चलते हैं या नहीं, इसमें पूरा आपको MPPT, उसके बाद में एफिशिएंसी, उसके बाद में हार्मोनिक्स, ये पूरा टेस्टिंग हो जाता है। AC साइड, DC साइड, एक मशीन आपका 3 मिनट में एक मशीन चेक हो जाता है। इतना मतलब फास्ट हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ये ऑटोमेटिकली टेस्टिंग ATA करके US की कंपनी उन्होंने बनाया है, उसके थ्रू हमने यूज किया हुआ है। ये हमारा हीट रन टेस्ट है। मतलब इसमें क्या होता है कि एक इन्वर्टर जब आता है, हम लोग एक बैच लेते हैं तो कंटिन्यूसली हीट लगा के एक टेम्परेचर पे लेके जाते हैं और कंटिन्यूस ऑपरेशन पे रखते हैं। कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम आना चाहिए, साइड पे जाके ये प्रॉब्लम फेस होना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से मैंने बहुत से ये कवर कर लिया है। अगर थोड़ा बहुत और टाइम मिल जाएगा बाद में तो मैं और एक स्लाइड है जो SPD का स्लाइड है, वो भी मैं रन करके बता दूंगा। ओके, थैंक यू सुनील सर।